इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री की हर जो डायग्राम है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है। जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन ये है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे ये इक्वेशन, इसमें ये जो आपके पास y इक्वल 2x+1 है, जो 1 है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट से मुराद है कि वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। और ये जो x के साथ 2 लिखा है, इसका मतलब है कि x में एक अदद का चेंज करने से y में कितने यूनिट का चेंज आएगा। ये आपके पास इस इक्वेशन के लिए डाटा लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास जो है इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो 3 आती है, x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू 2 पुट करें y की वैल्यू 5 आती है। तो x की वैल्यू, और ये जो x की वैल्यू 3 पुट करने से यहाँ पे जो है वो 7 आता है। तो ये हमारे पास जो मान के इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब हम लोग इनको देख के जो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये वो ग्राफ आता है जो हमारे पास बनता है। अब इसमें ये है, ये स्ट्रेट लाइन, आपको पता है कि इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल ली। x जो है हमारे पास y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। जब भी मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, जब भी ये सूरत हाल हो कि एक पैरामीटर दूसरे पे डिपेंड करे तो हम मैथ में उसको कहते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है। हम कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y की वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है और x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड करती है। y को हम डिपेंडेंट कहेंगे और x को इंडिपेंडेंट कहेंगे। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करने से y का जो हमारे पास आंसर है वो ये। आपको याद है कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग जो क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, वो आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा कि जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें सपोज ये यहाँ पे ओवर्स लिखे हुए हैं और ये आपके पास रन्स लिखे हुए हैं। अगर पहले ओवर में 9 रन्स बनते हैं तो आप देखेंगे कि ये 9 तक एक बार जो है वो पहुंची हो। इसी तरह दूसरे ओवर में अगर 12 रन्स बनते हैं तो यहाँ 12 तक एक बार पहुंची हो। तो यहाँ ये है कि और अगर तीसरे ओवर में फर्क किया 6 रन्स बनते हैं तो एक बार जो है वो 6 तक पहुंची हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहां पे ओवर्स लेते हैं और वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर रन्स लेते हैं। मैं आपको कल भी बता रहा था क्योंकि रन्स का बनना जो है वो ओवर्स पे डिपेंड करता है। अगर बॉलर बॉल ही नहीं करेगा तो रन्स कैसे बनेंगे। तो रन्स का बनना ओवर्स पे डिपेंड करता है, तो रन्स डिपेंडेंट है और ओवर इंडिपेंडेंट है। इसी तरह आपने यहाँ देखा कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, x की वैल्यू चेंज करते जाए y की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लॉन्ग x एक्सिस लेते हैं। और उसके बाद दूसरा ये है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपके पास ये जो 1 है ये किस वजह से आता है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट और इसको c से डिनोट करते हैं। कि इंटरसेप्ट मतलब है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है या कट करती है, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरी कॉल जो है वो इंटरसेप्ट होगी, कॉल काटेगी मेरी, किसी ने दरमियान में इंटरसेप्ट किया। तो जो इंटरसेप्ट है वो उसकी वैल्यू बताती है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। और साथ जो एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है ये स्लोप बताता है कि एक्स में एक अदद का चेंज करने से वाई में कितना चेंज आता है। ये 2 का मतलब है एक्स में एक अदद का चेंज करेंगे वाई में 2 अदद का चेंज आएगा। आपके पास यहाँ तो नंबर लिखे हुए हैं कि एक्स में हमने एक अदद एक्स को बढ़ाया, वाई में 2 अदद का इजाफा हुआ, एक्स को एक अदद बढ़ाया, वाई में 2 अदद का इजाफा हुआ। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये 2 जो है वो स्लोप है। लेकिन अगर आपके पास ये डाटा ना दिया गया हो, इक्वेशन ना दी गई हो, क्योंकि बहुत दफा आपको इक्वेशन नहीं दी गई होती, आपको सिर्फ ग्राफ दिया गया होता है और ग्राफ से पूछा जाता है बताएं जी इस ग्राफ का स्लोप क्या है। इस बात का मतलब क्या है कि ग्राफ का स्लोप क्या है, कि वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी मौजूद है उसमें कितना चेंज आएगा अगर एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी में एक अदद का चेंज करेंगे। इसका मतलब ये बनता है कि वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा जब एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी में एक अदद का चेंज करते हैं। तो ये देखें जी, इंटरसेप्ट है पॉइंट ऑन एक्सिस वियर स्ट्रेट लाइन कट। मैंने ये ए एक्स ई एस लिखा है क्योंकि कभी कभार अगर यहाँ पे होता ना x इज इक्वल टू 2y + 3, ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन में,
x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, उसमें स्ट्रेट लाइन फिर x एक्सिस को कट करती। लेकिन ऐसी इक्वेशन के साथ बहुत कम वास्ता पड़ता है, वो जिनकी मैथ्स में स्पेशलाइजेशन होती है वो उसको डील करते हैं। तो इंटरसेप्ट में ये देखें, ये लाइन आप देखें, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जो नंबर यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो स्ट्रेट लाइन 2 पे कट करती, 3 होता 3 पे कट करती, 4 होता 4 पे कट करती। इसी तरह हमारे पास स्लोप का होता है कि y में कितना चेंज आता है x में एक अदद का चेंज करने से। तो स्लोप लेने का हमेशा तरीका ये होता है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें आप दो इंटरवल लेते हैं, ये x एक्सिस में चेंज आ रहा है और ये आपके पास y एक्सिस में चेंज आ रहा है, dy ओवर dx, इसको हम कहते हैं स्लोप। और अगर कोई कर्व हो तो आपको पता है किसी कर्व का स्लोप कैसे लेते हैं, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस ग्राफ बनाए हैं और इंस्टेंटेनियस रेट निकाला है, उसी तरह हम लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म की y इज टू माइनस एम एक्स प्लस सी, आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, इसमें स्लोप माइनस में है, इंटरसेप्ट प्लस है, ये इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू करने से वाई के जो आंसर आते हैं वो ये लिखे हुए हैं। इसकी जो ग्राफ बनता है ये है, जब भी स्लोप माइनस में हो तो ग्राफ एक फॉल करती हुई लाइन बनती है। याद रखें इंटरसेप्ट अब भी 1 है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस को +1 पे कट करेगी, +1 पे कट करेगी, याद रखें। और ये देखें, ये देखें, मैंने जब लाइन को आगे बढ़ाया तो +1 पे जाकर उसने कट किया है, ये आप देख सकते हैं, 1 पे कट किया। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है -2 का मतलब है कि x में एक अदद का इजाफा करने से y में 2 अदद की कमी आती है। -2 का मतलब ये, x में एक अदद का इजाफा किया, y की वैल्यू 2 अदद कम हुई, x में एक अदद का इजाफा किया, y की वैल्यू 2 अदद कम हुई, तो इसमें स्लोप माइनस है। इसका मतलब ये होता है कि x में एक अदद का इजाफा करने से, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि x एक्सिस पे जो पैरामीटर मौजूद है उसमें एक अदद का इजाफा करने से y एक्सिस पे मौजूद पैरामीटर में कमी आती है। जब ये आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, वहां इस चीज का मैं आपको हवाला दूंगा, तो वो अच्छे तरीके से यहाँ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो स्लोप सपोज हम निकालना चाहते हैं, अगर ये इक्वेशन ना दी गई हो, ये डाटा ना दिया गया हो, सिर्फ फिगर दी गई हो, जैसे आर्हेनियस इक्वेशन है उसमें सिर्फ ग्राफ दिया होता है और कहा जाता है स्लोप निकालें, तो उसका तरीका ये होता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन उस पर ट्राइंगल ड्रा करें, और एक्स एक्सिस पे चेंज कितना निकला जी, 4 - 1, 3 अदद का चेंज है। वाई एक्सिस पे कितना चेंज निकला, ये वाई एक्सिस जो है ना, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चेंज आया जी, ये है जी, ये चेंज है, ये चेंज है -6 का। तो आपके पास स्लोप जो है वो आपके पास क्या आ जाता है भाई। अब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास अगर इस फॉर्म में है, इसका मतलब है इंटरसेप्ट जो है वो -c है, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको ना भी बताऊं कि जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को -c पे, यानी इक्वेशन देखते हैं, -1 पे कट करेगी, -1 पे कट करेगी, और स्लोप पॉजिटिव है, मीन राइज करती हुई लाइन आएगी आपके पास। ये देखें आप लोग, राइज करती हुई लाइन आई है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव हो तो फॉल करती हुई लाइन होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -1 है, तो जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो देखें ये -1 पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में बता चुका हूँ, आगे जाके डिटेल डिस्कशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की होगी। अब हम आगे चलते हैं, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कल हम लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आपने कराई, इसका यूज क्या है, हमने क्यों पढ़ी, जी 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 जी, किस भैया वजह आपकी आवाज जो है ना से? वो बड़ी कम आ रही है, लेकिन मुझे समझ आ गई। आप कह रही है कि स्ट्रेट लाइन का क्या यूज है। स्ट्रेट लाइन का यूज आपको आगे पता चल जाएगा, ये आगे हम कर रहे हैं इसमें, ये केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि मैंने आप लोगों को पीछे ये बताया है कि ये हमारे पास जो है ये रेट इक्वेशन इसको कहते हैं, ये इसको रेट इक्वेशन या रेट लॉ कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, और ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। अभी हम बहुत सारी एग्जांपल करेंगे। तो ये जो हमारे पास रेट लॉ है,
कल हमने रेट कांस्टेंट के बारे में बात की थी, दोबारा सुनने के रेट कांस्टेंट क्या होता है एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ जो लोग कल नहीं थे। रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को ही कहते हैं अगर रिएक्टेंट को 1 मोल लिया जाए, यानी अगर रिएक्टेंट ए के भी 1 मोल लिया जाए, रिएक्टेंट बी का भी 1 मोल लिया जाए और इनका रिएक्शन स्टार्ट करवाया जाए, जब तब जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, उसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, उसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कल हमने की थी, रेट कांस्टेंट के बारे में 3 बातें याद रखें। रेट कांस्टेंट कहने को कांस्टेंट है, लेकिन ये रेट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और कैटालिस्ट के साथ चेंज होता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। 1 मिनट प्लीज होल्ड। रेट कांस्टेंट के बारे में हमारी कल भी बात हुई थी, आप लोगों को मैं 1 सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं और मैं आपको रेट कांस्टेंट के बारे में जो है वो बताना चाहता हूं। ये थोड़ा जरूरी है रेट कांस्टेंट के बारे में, जो कल हमने देखा था। सर जी से आगे होगा जहाँ पे रेट लॉ डिस्कस किया था वहां पे थी। देखिए रेट लॉ के बारे में ये देखें आप लोग, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है जो रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। और रेट कांस्टेंट जो है वो क्या है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोलर ले तो उसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है कहने को कांस्टेंट है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें याद रखें रेट कांस्टेंट के बारे में। नंबर 1 पे ये मेजरेबल है, इसको मेजर किया जा सकता है। नंबर 2, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता टेम्परेचर और कैटालिस्ट के साथ। और नंबर 3, रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये बात आप आगे देखेंगे, ये स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये मैंने इसकी करेक्शन कर दी थी कि यूनिट जो है ना ये इसको लिखते हैं 1 - n। ये शॉर्ट फार्मूला आप याद रखें रेट कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करने का। और इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आगे हम लोगों ने कल किए भी थे। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ गया। जो आपके पास ये रेट, पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन की, अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बताती है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड किस तरह चेंज होती है। और इसमें जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक ए है और एक बी है। इन टर्म्स की जो पार्ट्स है या इनकी एक्सपोनेंट है, इनके सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और याद रखें ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। अभी हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एम और एन दोनों जो है, ये एम प्लस एन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई इंटीजर भी हो सकती है। और ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, कीप इन माइंड। अब हम लोग ने लिया सारा स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है, इसमें हमारे पास ए जो कंसंट्रेशन है, एक स्पीशी है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, किसी स्पीशी की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और उसका जो रेट है वो एक्स है। क्या मतलब है रेट का, जब आपने उस ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जी मैं गुजारिश करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये कोई स्पीशी है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो उसका रेट एक्स है। इससे मुराद क्या है एक्स से, कि हर सेकंड में एक्स मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं या हर सेकंड में एक्स मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं।
तो आप यहाँ पे देखें, हमने देखना ये है, जरा यहाँ देखें, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, हमारे पास रिएक्शन का रेट एक्स था। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दें और रेट फिर भी एक्स रहे, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट हमारे पास वही रहा। अब जरा देखिएगा गौर से, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया, ये 2 से मल्टीप्लाई, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a बना। रेट हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 है। तो मुझे ये बताएं कि इस 2 की, इस कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि 1 बने। इसकी पार अगर हम 0 लें, 1 बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 0 है, इसका ऑर्डर 0 है। ये देखिए, तो ये तरीका है फाइंड करने का। आपने देखना है कंसंट्रेशन को कितने गुना बढ़ाया, 2 गुना बढ़ाया। रेट कितने गुना बढ़ा, 1 गुना। तो कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि हमारे पास वो रेट आ जाए। 2 की पार 0 लें तो वो आ जाता है 1। तो हम कहते हैं कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। आगे देखिए, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हमने ए ली है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, एक्स स्पीड से। अब अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दें और रेट भी डबल हो जाए, याद रखें इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दें, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने डबल किया, ये देखो ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, रेट भी हमारे पास डबल हो गया। अब बताएं कि इस कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि हमारे पास ये आंसर आए 2, रेट 1 ले। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखना आपने ये है कि कंसंट्रेशन को कितने गुना बढ़ाया और साथ रेट कितने गुना बढ़ा। उस कंसंट्रेशन की पार क्या लेंगे कि हमारे पास रेट आ जाए, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये रिलेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ता है। इसको कहते हैं रेट लॉ, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया। आगे देखें जरा, सपोज हमारे पास कोई स्पीशी है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्लीज आपने माइक ऑफ करें बच्चों, कितनी बार आपको ये बात कहना होती है। अच्छा जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई स्पीशी है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए ली है और उसके रेट में जो उसका जो रेट है वो एक्स है, यानी एक्स मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं हर सेकंड में। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन हम डबल करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करें और हमारे पास रेट 4 गुना बढ़ गया, पहले एक्स था, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से 4 गुना बढ़ गया। आप मुझे बताएं इस 2 की पार क्या लें कि हमारे पास 4 बने, इस 2 की पार 2 लें। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। आगे चलें आप लोग, ये देखें ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये फार्मूले ये बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ेगा। आप सपोज हमारे पास कोई स्पीशी है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और उसका रेट जो है वो एक्स है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट जो है वो 8 गुना बढ़े, देखें इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 8 गुना बढ़ गया। अब इस 2 की पार हम क्या लें कि हमारे पास जो है वो 8 बने 3। तो ये एक एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप यहाँ सारी एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे कोई फर्क ना पड़े, 0 ऑर्डर। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, सेकंड ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाए तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे देखिए, ये आपके पास लिखा है, ये उसकी रेट इक्वेशन लिखी है। अब आगे देखें, अब यहाँ ये एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और रेट हमारे पास एक्स है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएं और रेट कोई फर्क ना पड़े, तो आप मुझे ये बताएं 3 की पार क्या लें कि हमारे पास 1 आए, 3 की पार 0 लें।
तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए की पावर जीरो लिखा है। कंसंट्रेशन सपोज हमारे पास ए है, रेट एक्स है, कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाते हैं, रेट हमारे पास 3 गुना बढ़ता है। कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाया, रेट 3 गुना बढ़ा। अब हम इस 3 की पावर क्या लें कि हमारे पास 3 आए, वो हम 1 लें। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये इक्वेशन लिखिए, कंसंट्रेशन ए लें, रेट एक्स है, कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएं और रेट में अगर 9 गुना इजाफा हो, 9 गुना, तो इस 3 की पावर क्या लें कि हमारे पास 9 आए, 2। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को अगर हम ए लें और रेट हमारे पास एक्स हो, कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएं और रेट में 27 टाइम्स इजाफा हो, तो इस 3 की पावर क्या लें कि 27 बने 3 की पावर 3 लें, हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ, इसके रेलिवेंट काफी सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आते हैं। आगे देखें आप लोग, बस एक और ये आ सकता है जो एग्जाम में, अगर कंसंट्रेशन ए हो और रेट एक्स हो, कंसंट्रेशन 4 टाइम बनाए और हमारे पास रेट जो है वो 1 गुना बढ़े, तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 की पावर 0 लें तो हमारे पास 1 आता है, तो हम कहते हैं ये जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन जो है वो 4 गुना बढ़ाए और रेट भी 4 गुना बढ़े, तो 4 की 4 की पावर क्या लेंगे, 4 बने 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाए, रेट 16 गुना बढ़े, 4 की पावर क्या लेंगे, 16 बने 2, तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन जो है वो ए है, रेट एक्स है, अगर 64 गुना रेट बढ़ जाए, 4 की पावर क्या लेंगे, 64 है 3, हम कहते हैं ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये चीजें आगे जाके मजीद इनके ऊपर डिस्कशन जो है वो होनी है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग मतलब जिसके बारे में एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं, वो ये है, अभी हमने ये देखा था एक अगर रिएक्टेंट एक हो तो हम रेट के बारे में कैसे पता करते हैं। रिएक्टेंट अगर एक हो, हम क्या देखेंगे, सुनिएगा, हम देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाई, रेट कितने गुना बढ़ा, उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाई है उसकी क्या पावर लें कि हमारे पास रेट बने। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट, अभी हमने एक रिएक्टेंट का, आप दो रिएक्टेंट, सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, ए और बी का रिएक्शन हमने शुरू करवाया है, रिएक्शन एक्स स्पीड से हो रहा है। अगर इन दोनों को डबल करें, ए को भी डबल करें और बी को भी डबल करें, और रेट पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखें, ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप मुझे ये बताएं, इन दोनों की पावर 0 0 ले तो हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कीप इन माइंड, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर दो रिएक्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करें और रेट में कोई इंक्रीज ना आए, हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखें, हमारे पास दो रिएक्टेंट ए और बी हैं और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन का रेट एक्स है। अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन डबल करें और रेट भी डबल हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन डबल की और रेट भी डबल हुआ, कीप इन माइंड, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, इसका पता चल गया क्योंकि डबल करने से रेट डबल हो गया। अब रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, या ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है या बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, ये तय है। कीप इन माइंड, या ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है या बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम लोग डबल करें, दो रिएक्टेंट हूं, उनकी कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट भी डबल हो जाए, इसका मतलब ये ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है या बी के हिसाब से। रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन की स्पीड एक्स है, यानी एक्स मोल पर सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें और रिएक्शन हमारे पास 4 टाइम रेट इंक्रीज कर जाए, डबल किया इसको भी डबल किया और 4 टाइम इंक्रीज, इसका मतलब है रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर। अब ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखिए, ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है या बी के लिहाज से, या दोनों के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, या ए के लिहाज से जीरो ऑर्डर है और बी के लिहाज से सेकंड ऑर्डर, या
ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, बी के लिहाज से जीरो ऑर्डर। ये पॉसिबिलिटीज है, याद रखो। लेकिन आपने सिर्फ ये बताना है अगर दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट जो है 4 टाइम इंक्रीज कर जाए, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ जाए, इसका तो तय है कि रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, या ए के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, या ए के लिहाज से जीरो ऑर्डर, बी के लिहाज से सेकंड ऑर्डर, या ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर, बी के लिहाज से जीरो ऑर्डर। ये आप देखिए आगे नेक्स्ट, अगर ए और बी हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन एक्स स्पीड से हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट हमारे पास 8 टाइम इंक्रीज, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, रेट 8 टाइम इंक्रीज हुआ। याद रखें रिएक्शन थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, या ए के लिहाज से थर्ड ऑर्डर है, बी के लिहाज से जीरो ऑर्डर है, या ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, या ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, या फिर बी के लिहाज से थर्ड ऑर्डर है, ए के लिहाज से जीरो ऑर्डर है। एक पॉसिबिलिटी एंड पे मैंने नहीं लिखी, वो आप खुद लिखेंगे, या ए के लिहाज से जीरो ऑर्डर है, बी के लिहाज से थर्ड ऑर्डर। तो असल में पहले जैसे बताया है कि एक्सपोनेंट का सम जो है वो ऑर्डर के बारे में बताता है, तो इसमें इतने मुश्किल क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिर्फ ये होगा कि दो रिएक्टेंट हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन को डबल किया जाए और रेट 8 टाइम इंक्रीज करे, सिर्फ ये याद रखना है। ये बाकी आपने ये पॉसिबिलिटीज ये याद नहीं रखनी कि क्या क्या हो सकता है, सिर्फ ये याद रखना है दो रिएक्टेंट हूं, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें और रिएक्शन हमारा 8 गुना उसका इजाफा हो जाए रेट में, हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर। दो रिएक्टेंट हैं, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें और रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज करे रिएक्शन का रेट, हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। दो रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन को डबल करें और हमारे पास रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारे पास रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखें, इसमें इतनी डिटेल से नहीं है। अच्छा बच्चों, अब ये एग्जाम्पल देखें जरा। ये एग्जाम्पल देखने से आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से आपको काफी कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखें प्लीज। ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनता है और साथ वाटर बनता है। अब इस एग्जाम्पल में एक बात याद रखें, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के भी दो मॉलिक्यूल हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये कोई अपने पास से मैंने नहीं बनाई, इसमें जितना भी डाटा मैं रिपोर्ट करूंगा वो सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन का रेट ला। अब ये एक पहली एग्जाम्पल है जिसमें आप सीखेंगे कि आप लोग रेट ला असल में बनाते कैसे हैं, रेट एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, रेट ला कैसे फाइंड करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जरा गौर से देखें। NO की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और रेट। अब देखें जरा, अगर NO 0.006 मोल लिया जाए और हाइड्रोजन 0.001 मोल लिया जाए तो रेट आता है हमारे पास ये। जब हमने रिएक्शन शुरू करवाया, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड के 0.006 मोल लिए, हाइड्रोजन के 0.001 मोल लिए, तो रिएक्शन हमारा इस स्पीड के साथ होने लग गया। यहाँ एक पॉइंट याद रखें, जिसको कम मिकदार में ले रहे होते हैं उसी के लिहाज से हम लोग रेट फाइंड कर रहे हैं। इसको कम मिकदार में लिया है ना, इसी के लिहाज से रेट फाइंड करेंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन जो ज्यादा मिकदार में लिया है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी, कम वाले की कंसंट्रेशन को डबल करके देखेंगे कि रेट पे कितना फर्क पड़ता है। तो हम बारी बारी ये करते हैं, पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड को एक्सेस में लेते हैं और हाइड्रोजन को कम मिकदार में लेते हैं और देखते हैं रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। फिर जिसको ज्यादा मिकदार में लिया है उसको चेंज ना करें, जिसको कम मिकदार में लिया है उसकी कंसंट्रेशन डबल करें और देखें
अब यहाँ देखें जिसकी कंसंट्रेशन को हम लोगों ने, अब ये देखें हमारे पास एक लॉर्ज एक्सेस में लिया है और एक जो है वो कम मिकदार में था, जो कम मिकदार में उसको हमने डबल किया है, तो रेट क्या वो देखेंगे। फिर जिसको कम मिकदार में लिया उसको 3 गुना बढ़ाया और रेट देखें क्या होता है। अब देखें जरा, फिर हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको हमने हाइड्रोजन को ज्यादा मिकदार में लिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम मिकदार में लिया, जिसको ज्यादा और रेट हमारे पास ये आया। फिर हमने जिसको कम मिकदार में लिया उसकी कंसंट्रेशन डबल की और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वही रहने दी, ये रेट आया। फिर हमने किया जिसकी हमने जिसको कम मिकदार में लिया था उसकी कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाएं और देखें कि क्या फर्क पड़ता है इस पे। अब देखें जी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए लेते हैं। देखें जरा, अब गौर से देखें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमने डबल की, हमारे पास रेट डबल हो गया। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताएं कि हाइड्रोजन के लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इस 2 की पावर क्या लें कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 आ जाए, 2 की पावर 1 लें, इसका मतलब है हाइड्रोजन के लिहाज से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। कीप इन माइंड, जिसकी कंसंट्रेशन कम ली है उसकी कंसंट्रेशन को डबल करके देखेंगे कि हमारे पास रेट कितना बढ़ा। फिर हम देखेंगे इसकी पावर क्या लेंगे, हमारे पास ये है, इसका मतलब हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखें जरा, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाए और रेट भी 3 गुना बढ़ जाए, ये देखें 3 गुना बढ़ा है, देखें ना 0.025 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाई, रेट भी 3 गुना बढ़ा, इस 3 की पावर क्या लें कि हमारे पास ये 3 आए, इसकी पावर 1 लें, इसकी पावर 1 लें। ये दोनों एग्जांपल ये कह रही हैं कि हाइड्रोजन के लिहाज से रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। ये मैंने लिखा है, हाइड्रोजन के लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है हमारे पास फर्स्ट है। आगे देखें आप लोग, अब इसको एक्सेस में लिया था, अब हमने हाइड्रोजन को एक्सेस में लिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम मिकदार में लिया। अब इसको देखते हैं जरा, देखें जी, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट हमारे पास 4 गुना बढ़ा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है। लेकिन आप लोगों को क्या पता कितने से मल्टीप्लाई करें, तरीका ये होता है 0.025 को 0.0063 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए वो आपके पास होगा 4। अब इसकी 2 की पावर क्या लें कि 4 बने, 2 की पावर आप 2 लें तो 4 बनता है। इसी तरह यहां देखें, इस 2 की पावर आप 2 लें तो हमारे पास 4 बनता है। ये देखिए, जब इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाया तुम्हारे पास रेट में 9 गुना इजाफा हुआ। इस 3 की पावर क्या लें कि 9 बने, 2। ये दोनों ये और ये शो करती हैं कि ये रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिहाज से हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब भी 2 रिएक्टेंट होंगे उनके रेट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं, एक को कम मिकदार में लेते हैं और रिएक्शन का रेट देखते हैं कितना है। फिर जिसको कम मिकदार में लिया है उसको डबल करते हैं और देखते हैं रेट पे क्या फर्क पड़ा है। इसी तरह दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी ऐसे करते हैं, एक को ज्यादा मिकदार में, एक को कम मिकदार में। जिसको कम मिकदार में लिया उसको डबल करके देखते हैं कि रेट कितने गुना बढ़ा। इसको डबल किया, रेट 4 गुना बढ़ा, 2 की पावर 2 ले तो हम कहते हैं ये 4 बनता है। इसका मतलब है NO के लिहाज से रिएक्शन हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर है। अब यहाँ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, बैलेंस्ड केमिकल, ये जो यहाँ पे आपके पास पावर्स आई हैं यहाँ पे, क्या ये पावर्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट जैसी हैं? NO की पावर 2 है, वहां भी 2 है, H2 की पावर यहाँ 1 है, वहां कोएफिशिएंट 2 है। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट हैं वो इस रेट ला जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है इनके कोएफिशिएंट से मैच ना करें, इसका मतलब है इस रिएक्शन को कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है।
याद रखें ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रेट लॉ में इनकी पावर जैसे ना हो, हम कहते हैं ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। अब हम रेट लॉ अगर हम फाइंड करना चाहें, फिर रेट लॉ हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, जरा देखें आप लोग। ये देखें हमने दोनों को कंबाइन किया, हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर था, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिहाज से सेकंड ऑर्डर था। हमने ये प्रोपोर्शनल की साइन खत्म की, हमारे पास के आ गया। अब इसका मतलब है रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। एक के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, एक के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे पावर्स आई हैं ये कोएफिशिएंट जैसी नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में। ये जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड किया है इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट लॉ, और ये डिफरेंट है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सॉरी बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन हो गई थी। आप लोगों को मैं आज एक दफा अनम्यूट करता हूँ और मुझे बताएं कि जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई। मैं अनम्यूट करता हूँ ताकि मैं दोबारा बता सकूँ। मैंने अनम्यूट किया है, आप लोग मुझे बताएं जरा। नो सर। जो पीछे पढ़ा है वो सारा समझ आ गया आप लोगों को? जी सर, सर क्लियर बहुत है। अच्छे से समझ आ गया। सर ठीक है, क्लियर आपको आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें जरा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा है हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट थे वो कुछ और थे, यहाँ पार जो है वो कुछ और है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारे पास जो है ना एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। याद रखें जो साइंस होती है वो इसी तरह प्रोसीड करती है। ये बात मेरी गौर से सुने कि हम लोग कोई भी रिएक्शन, किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट की मदद से उसका रेट लॉ फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, डिफरेंट तरीके होते हैं रेट लॉ फाइंड करने के। एक तरीका तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि दो रिएक्टेंट होते हैं, एक को एक्सेस में लेते हैं, एक को कम मिकदार में, और रिएक्शन की स्पीड नोट करते हैं। फिर जिसको कम मिकदार में लिया है उसकी कंसंट्रेशन को डबल करके देखते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कितने गुना बढ़ी है, और वहां से फिर हम लोग उसका ऑर्डर जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे देखें हमने लिखा है कि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और वो जो एक से ज्यादा स्टेप है, ये जो रेट लॉ आपके पास आ रहा है ना, उनमें से किसी एक स्टेप के मुताबिक लिखा हुआ होगा। ये जो रेट लॉ आपके पास आया है, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, वो हमें कैसे पता चला? जब ये कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट से डिफरेंट है, ये पार, तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट को इनवाइट किया जाता है कि वो उसकी मैकेनिज्म बताएं, या कोई एक साइंटिस्ट जो है अपनी PhD का काम कर रहा होता है, तो इस एक रिएक्शन को जिस बंदे ने स्टडी किया तो उसको PhD की डिग्री मिली होगी यकीनन। अब जो मैकेनिज्म बताई गई कि अब हमें पता चला कि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म ये है कि पहले स्टेप में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, जिससे हमारे पास N2 और H2O2 बनता है। अब याद रखें जो हमारे पास इक्वेशन, जो असल इक्वेशन आई थी जो सबसे ऊपर थी, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हमारे पास यहाँ पे ये H2 होना है, H2O नहीं, ये H2 है। याद रखें ये H2 है, ये मैं करेक्शन कर लूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। NO प्लस H2 है, ये H2 है। हमारे पास N2 बनता है, H2O2 बनता है, और ये स्लो स्टेप है। और यहाँ पे ये फास्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में H2O2 यहाँ पे बना है वो हाइड्रोजन से मिलकर हमारे पास 2H2O बनाता है। अब याद रखें जो आप लोगों ने दोनों स्टेप्स दिए हैं, जो आपके पास रेट है उनमें से किसी एक स्टेप के मुताबिक होगा। तो ये स्टेप 1 जो स्लो स्टेप है उसके मुताबिक ये रेट इक्वेशन लिखी हुई है, स्टेप 1 के मुताबिक। ये H2 है, याद रखें। NO जो है इसका कोएफिशिएंट 2 है वो पार में चला गया, H2 इसका कोएफिशिएंट 1 है वो पार में चला गया। तो ये तरीका होता है
अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी, वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो थी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर नाइट्रोजन और वाटर बनाते हैं। वहां हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं था। जो चीज मेन रिएक्शन के अंदर अपीयर ना हो उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे ऊपर इक्वेशन हमने लिखी थी पिछली स्लाइड पे, उसमें क्या चीज थी, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके N2 और H2O बना रहे थे, H2O2 नहीं बना रहे थे। जिस साइंटिस्ट ने ये काम किया था उसने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते कि H2O2 जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है, तो उसने रिएक्शन को रोक के H2O2 अलग करके दिखाया। उन्होंने कहा ये देखिए, मैं आपको कह रहा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। तो ऐसी चीज, वो जो स्टेप्स, जो मैकेनिज्म है, उसमें ऐसी चीज जो आपके पास मेन इक्वेशन के अंदर अपीयर ना हो उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हम लोगों ने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये वो तरीका है जिससे हम लोग मैकेनिज्म फाइंड करते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ फाइंड कर लेते हैं। अगर उस रेट लॉ की पावर जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट जैसी ना हो, हम कहते हैं कि रिएक्शन कम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। और फिर हम लोग के स्टेप्स जो है वो बताते हैं, ये स्टेप हुआ है, ये स्टेप हुआ है। और ऐसे नहीं बता देते कोई भी उठ के बता दे, साइंटिस्ट बताते हैं और उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देते हैं। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये आइसोलेट भी किया जा सकता है रिएक्शन के अंदर से। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या चीज होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से रिलेटिवली कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको आइसोलेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड किया है कि यहाँ हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस बोलते हैं। हमने यहाँ पे एक और चीज सीख ली है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का, इसको कहते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसमें एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं और जो दूसरा रिएक्टेंट है उसको हम लोग कम मिकदार में लेते हैं। उसके बाद देखें आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में ये बातें हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से कम स्टेबल होता है और इसके बॉन्ड जो है वो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं जैसे बाकी बॉन्ड्स होते हैं। और उसके बाद ये आइसोलेट किया जा सकता है अंडर स्पेशल कंडीशंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आप लोगों को सारी जो स्टोरी है वो फिर दोबारा से क्लियर हो जाएगी अच्छे से। ये देखें, ये आपके पास ये इक्वेशन है NO2CO, हमारे पास बनता है NOCO2। अब अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम देखें तो इसमें NO2 का कोएफिशिएंट भी 1 है और CO का कोएफिशिएंट भी हमारे पास 1 है। लेकिन अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि NO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड किस तरह बढ़ती है और CO की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड किस तरह बढ़ती है। ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर फाइंड करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट से इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से रिएक्शन हमारे पास 0 ऑर्डर। उसके बाद ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से रिएक्शन 0 ऑर्डर, मैंने लिख दिया ऊपर। उसके बाद जो हमारे पास NO2 है उसके बारे में देखा गया कि NO2 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ती है। इसका मतलब है NO2 के लिहाज से रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर, याद रखें। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट आए हैं, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये कोएफिशिएंट है? NO2 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे इसकी 1 है। CO की पावर यहाँ 0 है और 1 है। इसका मतलब है जो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हमारे पास आई हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कोएफिशिएंट जैसी नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। ये इसका रेट लॉ है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 0 है तो किसी की पावर 0 1 हो गया। ये हमारे पास रेट लॉ है जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया है। इसका मतलब है रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। अब यहाँ जरा देख लें, इसमें जो आपके पास मेन इक्वेशन है इसमें NO2 है, CO है, NO है और CO2 है। ये मेन इक्वेशन में ये चीज हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने आगे जाके देखना है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास कौन सा है, वो देखना है। अब देखें, एक्सपेरिमेंट से हमने डिटरमिन किया रेट लॉ। इसके जो पावर्स हैं रेट लॉ के अंदर वो डिफरेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट से। इसका मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है।
और ये जो इक्वेशन लिखी है उनमें से किसी एक स्टेप के मुताबिक होगी। मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप बताया गया कि इन 2 स्टेप्स के मुताबिक रिएक्शन होता है। NO2 और NO2 मिलकर हमारे पास NO3 बनाते हैं, NO बनाते हैं। तो हमारे पास जो रेट लॉ लिखा हुआ है ना, वो इस इक्वेशन के मुताबिक लिखा हुआ है। NO2 और NO2 ज़ाहिर NO2 का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास रेट लॉ इस स्लो स्टेप के मुताबिक लिखा है। इसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो इसमें देखें जो मेन इक्वेशन थी उसमें हमारे पास NO3 नहीं था, जो यहाँ पे आ रहा है NO3 जो है ये हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब कुछ और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, ये देखें आप लोग, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसकी मदद से जो रेट लॉ फाइंड किया वो ये है। इसका मतलब है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन जो है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट और है, एक्सपेरिमेंट हमें कुछ और बता रहे हैं। ये देखो, ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है NO का कोएफिशिएंट भी 1 है, O3 का कोएफिशिएंट भी 1 है, और यहाँ भी इनकी पार जो है 1 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंपल रिएक्शन है। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की पार जैसे हों, हम कहेंगे वो सिंपल रिएक्शन है। अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास इनके कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आप लोग देखें जी, इसका रेट, ये रेट लॉ है। CHCl3 के हिसाब से ये CHCl3 लिखना था, ये दोबारा मिस्टेक हो गई है, ये नोट करके मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं ठीक कर दूंगा। ये CHCl3 है। इसके लिहाज से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्लोरीन के लिहाज से रिएक्शन जो है वो हाफ ऑर्डर है। अब आप लोगों ने देखा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर की आप लोगों ने कोई एग्जांपल नहीं देखी। ये देखें यहाँ क्लोरीन के लिहाज से रिएक्शन हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर। कोई रिएक्शन कब होता है हाफ ऑर्डर, वो जरा देखें आप लोग। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन A है और उसका रेट X है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाएं और रेट हमारे पास 2 गुना बढ़े, ये देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाया, 4 टाइम्स, रेट कितना बढ़ा, 2 टाइम्स। अब मुझे ये बताएं इस 4 की पार क्या लें कि 2 बने? 4 की पार 1/2 ले तो 2 बनता है। अगर ये सिचुएशन हो तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। एक बात आप लोग अच्छे से ज़हन में बिठा लें, आप लोगों ने देखना क्या है कि कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2, रेट कितने गुना बढ़ा। उस कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि हमारे पास रेट आए, वो उसका ऑर्डर होता है। याद रखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ी है, रेट 2 टाइम्स बढ़ा है। इस कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि हमारे पास 2 है, 1/2। तो ये क्लोरीन के केस में ऐसा ही होता है। क्लोरीन की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ती है। हम कहते हैं क्लोरीन के लिहाज से रिएक्शन हाफ ऑर्डर। इसके लिहाज से रिएक्शन कैसा है? क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन जो है वो डबल करने से रेट भी डबल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर। हाफ ऑर्डर के बारे में भी मैंने डिटेल से आप लोगों को ये बता दिया है कि हमारे पास हाफ ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है। ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल है, मैं आपके स्पीकर जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ और आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। Our reaction Sir, is ये found to increase be, 4 times. सुन ले, our reaction is found to be second order with respect to B. अगर B की कंसंट्रेशन को डबल करें तो रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा? 4 times. Sir, ये 4 times. समझ आई ना? कंसंट्रेशन को Yes, डबल sir. किया। अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो मतलब पावर 2 लेंगे हम, उसका मतलब ये कि हमने पावर 2 लेनी। ये देखें जी, ये रिएक्शन है। आप बता सकते हैं कि ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, टोटल ऑर्डर जो है वो कैसे देते हैं? सर, ये 3/2 होगा। 3/2 होगा। हम लोग इन एक्सपोनेंट दोनों को का ऐड करेंगे। एलसीएम ले लेंगे। नहीं, एलसीएम हाँ वो लेंगे ना, हम इन पावर को ऐड करेंगे, रेट पावर को ऐड करेंगे। पावर को ऐड करें। 1 + 1. हाँ,
तो रेट लॉ में पावर को ऐड करिए, देखिए व्हेन द सर ये रेट ऑफ थर्ड का जीरो ऑर्डर होगा। ऐड कर देंगे ना 1 + 1 व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही जीरो ना करे ऑर्डर हम उसको जीरो क्या ऑर्डर कहते हैं? रिएक्शन वो हमारे पास जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। वेल डन बच्चों, वेल डन। इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, ये देखेंगे। इफ द रेट ऑफ, ये हमारे पास एक रेट इक्वेशन है और ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ है। अगर ए जो है ये ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मेरी बात सुने, जब कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है ए पे रेट डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बी की बात। ये मैंने क्वेश्चन आगे डालना था जहां मैंने ये डिटेल से डिस्कशन की हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला, याद रखें आप ये क्वेश्चन। सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा जब एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर भी उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि इसमें अच्छा ये देखें, इसके बारे में बताएं। इसमें H+ जो है वो कांस्टेंट है, ये एक्सेस में है। बाकी जो है ये ए और बी लिखे हुए हैं। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें तो रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा? वो स्क्रीनशॉट तो लेने में। ये लेने से ले लिए, ले लिए। यस सर। अच्छा अब इसके बारे में बताएं। सर 8 टाइम्स बैक याद H कर। प्लस एक्सेस में H+ को निकाल दें। ये सर वो एक्सेस में 8 टाइम बढ़ जाएगा। हाँ अगर 8 double टाइम, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आपको Yes, वो जो स्लाइड में है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जिसमें 2 रिएक्टेंट थे, उसको जरा अच्छे से देखें। आपको वहां पे यही लिखा हुआ था, अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हो और रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो तो दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन 8 टाइम बढ़ेगा। आपने इस बात को आप लोगों ने नहीं देखना कि अब आपके पास इक्वेशन में क्या दिया हुआ है। आपने सिर्फ एक चीज को देखना है, और वो किस चीज को देखेंगे कि रिएक्शन हमारे पास थर्ड ऑर्डर है और कंसंट्रेशन डबल की है, तो 2 की पावर 3 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे। बच्चों एक मिनट, सॉरी बच्चों। अच्छा ये बताएं आप मुझे, आपको इस क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई? वो स्लाइड जो मैंने आपको दी थी ना 2 रिएक्टेंट वाली, उसको अच्छे से जरा सुनिए। ये देखें जी, the experimental relationship between the reaction rate and the concentration of reactant is called रेट लॉ। रेट लॉ जो रिलेट करती है, जो भी हमने रेट लॉ कितने पढ़े। अच्छा ये देखिए, ये बताएं जरा, इसको पढ़ें जरा। When the exponent of concentration term in rate law are different from coefficient of one variance, step. इसका मतलब है reaction more than one step. more than one step. Well done, very good बच्चों, अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर गए। तमाम बच्चे प्लीज ये इसमें पार्टिसिपेट करें। ये देखें, rate equation is obtained by using the reactants in coefficient of, rate determining step। हाँ ये जी, जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो ना, तो उसमें से एक स्टेप जो स्लो स्टेप होगा, तो रेट इक्वेशन उसके मुताबिक लिखी होती है। समझ आ गई? मैंने ऊपर जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं वो एग्जांपल्स। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये बाद में करना है, ये भी नहीं करना। आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये यहाँ पे ना इक्वेशन मिसिंग है, बीच में से इक्वेशन मिसिंग है। हाँ नहीं ये बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा ये डाटा देख के बताएंगे, ये डाटा देख के बताएं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। गौर से देखते हैं सर ये थर्ड ऑर्डर होगा। गौर से जरा देखते सर क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन बी के लिहाज से और ए दोनों की जो है ना वो डबल की है, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन कितने गुना बढ़ा है? सर 3 गुना बढ़ा है। ये देख, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ा है।
2 की पावर कितनी लें कि हमारे पास 4 सेकंड ऑर्डर। सेकंड सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन याद रखें। और एक और भी चीज देखें, ये ना रेट कांस्टेंट से यूनिट भी लिखे हुए हैं, इनको भी देख लिया करें। ये ना हो कि आपके सामने जो है वो आंसर हो लेकिन आप लोग जो है वो ना करें, आप लोगों के सामने आंसर लिखा हो और आप ना करें। अंडरस्टैंड किया ये क्वेश्चन? सर आपने ये रेट कांस्टेंट No, के sir. यूनिट्स हमें क्यों बताने की कोशिश किया, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई इसकी। रेट कांस्टेंट्स के यूनिट मैंने पीछे बताया है कि रेट कांस्टेंट्स के यूनिट से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है कि ऑर्डर क्या है। वो ठीक मैंने है कल सर, कहा था ठीक ना है। कि ये m की पावर होता है 1 माइनस n 1 माइनस और n। सार सेकंड इनवर्स। यहाँ कैपिटल, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर है n की जगह 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो n की जगह 3 पुट करेंगे, जीरो ऑर्डर है तो बाकी सारा m का मतलब मोल पर डेसिमीटर क्यूब है। ये कल बता चुका हूँ ना मैं आप लोगों को। यस सर आप यस सर। अब जरा देखें, आगे चलते हैं जी। ये यानी जितनी स्लाइड्स हैं उनको पढ़ के असल में आपने ये क्वेश्चन करने थे, उन स्लाइड को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने ग्रैब करना है। ठीक है जी। एक और चीज भी यहाँ पे देखें, अगर एक की 0.2 से 0. बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। एक और बात याद रखें, अगर एक की कंसंट्रेशन को डबल करें और एक दूसरे की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें और रिएक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा रिएक्शन जो है वो भी सेकंड ऑर्डर होता है। याद रखें, एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया, एक को हमने हाफ कर दिया और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इससे बढ़ के एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता। मैं आपको अगर दो रिएक्टेंट यूज करते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है वो भी आप लोगों को बता चुका हूँ पहले। सर ये जरा जो लास्ट क्वेश्चन पॉइंट क्लियर कर दें रेट कि एक की डबल से दूसरे की हाफ से मतलब ये आप लोग देख जी सकते सर। हैं, दोनों एक दूसरे के सर ये तो इफेक्ट को पॉइंट, कैंसिल कर देंगे। ये आपको सर ये लास्ट पॉइंट ये एक ट्रिक दोबारा बताइए, से ये बता आगे दें लिखा लास्ट हुआ है, ये पॉइंट। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसका सोल्यूशन है। दोनों की कंसंट्रेशन डबल की, ये 4 गुना बढ़ा, इसका मतलब है दोनों के लिहाज से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और ये अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर जी जी, और ये इसमें ऊपर हमने रिएक्शन रेट 4 टाइम्स कैसे हुआ है? पीछे तो हमने पढ़ा था कि 8x हो जाता है ना, तो ये 4 टाइम्स हुआ 0.2 से 0.8 का, तो 0.2 को किस से मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 0.8 बने? सर 0.2 का अगर क्यूब लें तो नहीं आएगा? नहीं, 0.2 को किस से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0.8 बने? पहले तो ये देखना है ना। जी सर। 0.2 को किस से मल्टीप्लाई करें? क्यों रे, हम तो उसकी ऑर्डर नहीं देख रहे, तो हम पावर नहीं देखेंगे। जी तो बच्चे मेरी बात सुने, आपकी आवाज कट रही है। 0.2 के अगर 3 पावर ले 3 दफा अगर 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो बच्चे आपकी आवाज कट रही है, 0.8 हो जाता है। मेरी बात सुने, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पीछे जो मैंने जिस स्लाइड के ऊपर 2 रिएक्टेंट के बारे में बात की थी ना, उस स्लाइड को आप दोबारा से देखें तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो जाए, हम कहते हैं ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने बताया था, अगर एक की कंसंट्रेशन को डबल करें और दूसरे की कंसंट्रेशन को हाफ करें और हमारे पास रेट पे कोई फर्क न पड़े, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल है। ये मैं बता रहा था आपको। आगे यहाँ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, ये क्वेश्चन पढ़े जरा, ये क्वेश्चन पढ़े। सर अगर कंसंट्रेशन डबल करने से वैसे तो 4 गुना और 8 टाइम ऐसे बढ़ा है, अगर हमारा 6 टाइम बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, या 5 टाइम बढ़ जाए? तो आप लोगों ने, मैं आपको बता चुका हूँ रिलेशनशिप कैसे बनाना है। हमेशा वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें आपको लंबा चौड़ा हिसाब किताब करना पड़े, सोचना पड़े। आपने सिर्फ ये देखना है कि कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ी,
रेट कितने गुना बढ़ा, और उस कंसंट्रेशन की पार क्या लें कि आपको रेट इक्वल आए, ये देखना है आपको। अच्छा, इसके बारे में बताएं जरा। द ऑर्डर ऑफ सर ये रिएक्शन नन इज, ऑफ देम होगा। सर ए आंसर टोटल डी ऑर्डर होगा। ऑफ रिएक्शन होता है, वो सर नन ऑफ कोएफिशिएंट की देम या पावर का फिर सम ए। होता है। द सर ऑर्डर ए ऑफ, होगा डी इसका। होगा। the order of reaction is total number of molecule taking part in the rate determining step. The total number of molecule taking part in the chemical reaction, both A and B, none of them. इसमें जो order of reaction है ना, वो आपके पास होता है कि जो rate determining step होता है। अब ये बात हो रही है जब जब एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जी काफी सर, हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ये अवेलेबल हो गया ना कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप फ्लो स्टेप होता है। ये ऑप्शन हाँ आया ही तभी है कि हाँ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, उसमें फ्लो यही स्टेप है मैं और कह रहा हूँ, फास्ट स्टेप है। कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है, जब एक से ज्यादा स्टेप्स में हो तो उसमें एक जो स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। उस स्टेप में जितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हों उसको हम कहते हैं कि वो उसकी मालिकुलरिटी भी उसी को बोलते हैं, और उसको ऑर्डर भी कहते हैं। आगे ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे। अच्छा, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सर लेंगे। इसका आंसर, सर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये देखेंगे आप। सर ये स्टेटमेंट से ही पता चल गया, ये जो ऊपर जी जी। फिगर है, इससे इसमें इसका रोल नहीं था फिर इसमें। अच्छा, ये आपको मैंने जो पीछे स्लाइड बताई थी जिसमें दो रिएक्टेंट के बारे में बात की थी, ये वो है। ये इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। इसमें सारा लिखा है जो वहां जिसमें दो रिएक्टेंट थे वो बात बताई। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम लोगों ने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया है वो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस यूज किया है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम हाफ लाइफ मेथड के जरिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखें, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर। ऑर्डर में से आप एक माइनस करते हैं तो हाफ लाइफ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग एक एक रिएक्शन जो है वो स्टडी करते जाते हैं तो आप लोगों को ये साथ साथ अंदाजा होता जाएगा। सपोज हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम n की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो a की पावर क्या बनेगा, -1। ये देखो, a की पावर -1 है, बटे के ऊपर जाके 1 हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इसमें हाफ लाइफ हमारे पास जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1 के इक्वल आई है, प्रोपोर्शनल आई है। अब इसका मतलब क्या है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास ज्यादा होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये देखें जी, अब इसके बारे में जरा गौर सुने। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, आप वो रिएक्शन दो, मतलब एक ही रिएक्शन है। सपोज कोई रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट पी में जा रहा है, कोई रिएक्टेंट ए हमारे पास है वो प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, और आप ये रिएक्शन जो है दो मुख्तलिफ जगहों पे करवा रहे हैं। यहाँ पे भी यही रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में जा रहा है, और यहाँ पे भी आप यही रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में जा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे आप इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 10 मोल डालते हैं, यहाँ पे 20 मोल डालते हैं। हमने देखना ये है कि 10 मोल को 5 मोल होने में कितना वक्त लगेगा और 20 मोल को 10 मोल होने में कितना वक्त लगेगा। इसी को तो हम हाफ लाइफ कहते हैं कि रिएक्टेंट को हाफ होने में कितना वक्त लगेगा, इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक पहचान ये भी है कि अगर आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो, यानी 20 वाले को 10 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 10 वाले को 5 मोल होने में कम टाइम लगेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोग ज्यादा लेंगे तो आपके पास उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी। जब भी हाफ लाइफ मेथड यूज करते हैं, किसी एक ही रिएक्शन को दो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन लेके दो जगहों पे स्टडी करते हैं। रिएक्शन एक ही होता है, एक जगह पे उसके 10 मोल लिए, एक जगह पे 20 मोल लिए, यानी एक जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने A1 10 मोल ली, दूसरी जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन A2 हमने 20 मोल ली। देखना ये है कि 20 को 10 मोल होने में कितना टाइम लगा और 10 को 5 मोल होने में कितना टाइम लगा। अब अगर 20 को 10 मोल होने में ज्यादा टाइम लगे और 10 को 5 मोल होने में कम टाइम लगे, हम कहते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक पहचान है आप लोगों के पास। आगे चलें।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, यानी यहाँ आपने ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है n की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, a की पावर 0 मीन खत्म हो गया वो। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, चाहे आप, और ये हाफ लाइफ मेथड कैसे यूज करते हैं, एक ही रिएक्शन को दो मुख्तलिफ जगहों पे करवाते हैं, दो मुख्तलिफ इनिशियल कंसंट्रेशन लेके, एक में 10 मोल कंसंट्रेशन ली, एक में आप लोगों ने 20 मोल कंसंट्रेशन ली। अब हमने देखना है कि 20 मोल को 10 मोल होने में कितना टाइम लगा, 10 मोल को 5 मोल होने में कितना टाइम लगा। अगर 20 मोल को 10 मोल होने में और 10 मोल को 5 मोल होने में बराबर टाइम लगे, यानी इस बात पे डिपेंड ना करे कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों ने क्या ली है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसके बाद अगर आप 100 मोल भी लेंगे, उसको 50 मोल होने में इतना ही टाइम लगेगा जितना 10 मोल को 5 मोल होने में लगता है। तो जो एक ये भी पहचान है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेंगे, उसको हाफ होने में टाइम एक जितना लगेगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाफ लाइफ मेथड को चेक करते हैं, किसी एक ही रिएक्शन को दो मुख्तलिफ जगहों पे करवाते हैं और उसमें दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग रिएक्शन करवाते हैं। आगे देखें आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इस n की जगह पे यहां 2 पुट करें, 2 माइनस 1 1 आ गया, आपके पास ये इक्वेशन बनती है। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम होगी। यहां देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाफ लाइफ कम। 20 मोल को 10 मोल होने में कम टाइम लगेगा, 10 मोल को 5 मोल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम होगी। जीरो ऑर्डर में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाफ लाइफ ज्यादा, और सेकंड ऑर्डर में क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसको हाफ होने में इतना कम टाइम लगेगा। ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके बारे में आप देखें, यहाँ n की जगह पे 3 पुट करें, ये जो n है तो आपके पास ये आ गया। हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, 20 मोल को 10 मोल होने में और कम टाइम लगेगा, जितना सेकंड ऑर्डर में लगा था ना 20 मोल को 10 मोल होने में, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम टाइम लगेगा 20 को 10 मोल होने में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास हाफ लाइफ कम होगी, कितना कम टाइम लगेगा। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, हाफ लाइफ वाला कहाँ पे आप लोग करते हैं, दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप रिएक्शन शुरू करवाते हैं और देखते हैं कि उनको हाफ होने में कितना टाइम लगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो और हाफ लाइफ भी ज्यादा हो, ज्यादा को हाफ होने में ज्यादा टाइम लगे तो वो जीरो ऑर्डर। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले आप, उसको हाफ होने में एक कितना टाइम लगे, फर्स्ट ऑर्डर। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो लेकिन उसको हाफ होने में कम टाइम लगेगी, कम वाले की निस्बत सेकंड ऑर्डर, और थर्ड में और कम टाइम लगता है। अच्छा, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास एक ही फार्मूला निकल आता है ना, वो ये, इनको सॉल्व करके ये वो फार्मूला है, ये आप लोग याद रखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का ये फार्मूला, n = 1 प्लस log ऑफ t 1/t2 log ऑफ a 2/a1, ये फार्मूला आप लोग याद रखें। एक उसमें यहाँ देखें t1 ऊपर है, यहाँ a2 ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए t1 ऊपर है, इधर a2 ऊपर है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ना, यहाँ t1 होता, यहाँ a1 होता। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। एक एग्जांपल देखें, N2O5 की डीकंपोजिशन है, 290 टॉर हमने लिया, A1 N2O की डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 290 ली, उसको हाफ होने में यानी 145 होने में 255 सेकंड लगे, हाफ होने में ये लगाए, और 360 को हाफ होने में 212 सेकंड लगे। अच्छा, अभी ये बताएं आप लोग, सॉल्व किए बगैर आप लोग ये क्या बता सकते हैं,
जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन ली है ना उसको हाफ होने में कम टाइम लगा। इसका मतलब है ये रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होता तो जितना टाइम इसको हाफ होने में लगना था इतना ही टाइम इसको हाफ होने में लगना था। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर होता तो फिर क्या होता, 360 वाले को हाफ होने में ज्यादा टाइम लगता, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर आपके पास डाटा इस तरह आ जाए तो आप ये फार्मूला लगाए बगैर भी आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाफ होने में कम टाइम लगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, लेकिन ये सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। ये वैल्यूज पुट की तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनता है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर याद। अच्छा, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा मैं भी शुरू करने लगा हूँ, वो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में फर्क क्या है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं जी। आप लोग जी आप बताएं क्वेश्चन जी प्लीज। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है सर, नमाज ब्रेक देते हैं 5 मिनट की। आप मुझे 5 मिनट दे दें, मैं ये करता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक देता हूँ आप लोगों को, क्या ख्याल है? यस सर ठीक। अच्छा, ये प्लीज आप जो मैं बताने लगा हूँ ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये आप लोग प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे आप लोग, प्लीज मेरी बात आप लोग गौर से सुनेंगे। रिएक्शन जो काइनेटिक्स में होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल रिएक्शन, एक होते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना उसमें आप कोएफिशिएंट को ऐड कर दे वो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी होगी, कीप इन माइंड। और जो सिंपल रिएक्शन है उसका ऑर्डर वो तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, वो कभी भी अंदाजा नहीं कर सकते जो आप लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं। नंबर 1 मैंने सिंपल रिएक्शन के बारे में बताया कि मॉलिक्यूलरिटी होती है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट ऐड करके देख रहे हैं कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, और ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद आगे कम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो उसमें जो स्लो स्टेप होता है उससे हम लोग निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है हर स्टेप की अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी, हर स्टेप में हम जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है उसके कोएफिशिएंट ऐड करके मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है उसका ऑर्डर तो सिर्फ एक स्टेप में हम निकाल लेंगे, एक स्टेप से निकाल लेंगे जो रेट डिटरमिनेट है, बाकियों का ऑर्डर नहीं होगा बाकी जो स्टेप्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हर एक की होगी। अभी एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोगों को बात समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। अभी मैं ये बाद में आप लोगों को ये चीजें करवाता हूँ, एग्जाम्पल पे आते हैं। नंबर 1 पे एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में जरा सुने। ये एक रिएक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें NO के कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं 1, O3 के कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होनी चाहिए। ऑर्डर हम कहां से निकालेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है उसमें कंसंट्रेशन वाली टर्म्स की पार को ऐड करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन, ये तो एक्सपेरिमेंट से निकालना है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हमारे पास ऑर्डर तो हुआ 2। मॉलिक्यूलरिटी देखिए, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, कीप इन माइंड। अब आगे चले,
ये आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे ये CH3 होना था। अब आप लोग यहाँ देखें इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या है, हम इनको ऐड करेंगे 1 + 1/2, ऑर्डर 3/2। अब ये एक रिएक्शन देखें, अब इस रिएक्शन के बारे में जरा गौर से देखें, याद रखें ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसमें वाटर एक्सेस में होता है, तो कंसंट्रेशन वाटर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ ये इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करती है, ये इथाइल एसीटेट होना इस पे डिपेंड करती है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर जो है वो 1 है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होगी मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम रेट लॉ से निकालते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट से लिया है। आगे देखें, ये एक रिएक्शन है, ये हमारे पास अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, इसका रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंट से निकाला, याद रखें ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था इसमें H2O एक्सेस में होता है, इसलिए जो इसका ऑर्डर है वो H2O पे डिपेंड नहीं करता, रेट वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने मिस्टेकली लिखा गया एसिटिक एसिड, यहाँ पे इथाइल एसीटेट होना था। अब यहाँ पे नजर ये आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो हम यहाँ से निकालेंगे, ऑर्डर भी बाई चांस इसका 2 है, इनकी पार्ट्स को ऐड करें, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। यहाँ देखें, अब ये रिएक्शन है, याद रखें अगेन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है। ऑर्डर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से ऑर्डर निकालते, ऑर्डर इसका 1 है, याद रखें ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब आगे देखें, ये हमने एलिमेंट्री रिएक्शन सर स्क्रीनशॉट लेने दें प्लीज। ये ले लें सर, हो गया। अच्छा बच्चों आगे देखें जरा, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसकी कुछ एग्जांपल दें, आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये एग्जांपल है। अब आपके पास ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन है। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो इनको ऐड करने से है, याद रखें जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो ना तो वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, तो फिर हम लोग इनको ऐड नहीं करेंगे, फिर हम लोग हर स्टेप को अलग अलग देखते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको पता है, स्टेप 1 में ये होता है, स्टेप 2 में ये होता है। अच्छा, ये जो रेट लिखा है ये स्टेप 1 के मुताबिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑर्डर इस रिएक्शन का है 3, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2 और 1 3, मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है। सेकंड स्टेप में देखें, ये सेकंड स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल है, 1 और 2, मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो हमने रेट लॉ से लेना होता है, रेट लॉ इसका है नहीं, रेट लॉ तो ऊपर वाले का है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आपके पास कोएफिशिएंट है उनको ऐड करके, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, हर स्टेप की अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी होती है, लेकिन ऑर्डर सिर्फ स्लो स्टेप का होता है। दूसरी एग्जांपल, ये भी आप लोगों ने की एग्जांपल, इसमें ओवरऑल मोलैरिटी नहीं होगी जो हमारे पास रिएक्शन होगा उसके लिए ओवरऑल, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ऐसे रिएक्शन के लिए जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो ना तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, याद रखें उसमें हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, कीप इन माइंड, ये बात ध्यान में रखें, हर स्टेप की अपनी। जी जी प्लीज सर, एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन देख के कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और ये आपको बता दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके बारे में बताएं, ठीक है ना जी। तो सर अगर ऑप्शन में 5 जी बच्चे आपकी आवाज नहीं, अगर ऑप्शन में 5 दिया होता है, ये जैसे आप प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर ऑप्शन में 5 कह रही है, फिर हम क्या करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा बच्चे।
सर मैं ऑप्शन में पूछ रही अगर अगर 5 आ जाए हाँ तो फिर क्या बनेगा सर? अगर ऑप्शन में 5 आ जाए, 5 क्या मतलब? सर मतलब वो कहना चाह रही है कि टोटल अगर मॉलिक्यूलरिटी जो सर है वो वो टोटल 5 मालिक्यूलरिटी को ऐड कर रहे हैं दोनों ऑप्शन में, स्टेपों वो की, पूछ ऊपर रहे वाले में 3 और नीचे वाले की 2 को ऐड करवा कह रहे हैं कि अगर इस तरह नहीं का ऐसे ऑप्शन में आ नहीं है, जाए। ऐसे नहीं है, हर स्टेप की मैं कह रहा हूँ, हर स्टेप की आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, याद रखें। अभी वो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि कम्प्लेक्स रिएक्शन है टोटल मॉलिक्यूलरिटी, ऐसा नहीं हो सकता। हर स्टेप की मैं कह रहा हूँ अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेंगे ही नहीं। अब ये स्टेप 1 देखें, इसका जो ऑर्डर है वो ये है, इसका मतलब है ऑर्डर तो सेकंड है, और यहाँ मॉलिक्यूल भी 2 हिस्सा ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। स्टेप 2 में भी 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो सिर्फ स्लो स्टेप है। जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसके मुताबिक हम लोग रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ में या कंसंट्रेशन वाली टर्म की जो पार होती है उसको हम ऑर्डर कहते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी भी तकरीबन वही होती है, तकरीबन वही होती है। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी हो वही ऑर्डर होता है, याद रखें। कम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात बता रहा हूँ। कम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है या रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर सेम होता है, याद रखें। बाकी स्टेप जो है देखिए ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर भी 3 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। आगे देखिए आप। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी जी प्लीज। तो सर जब हमें इक्वेशन दी जाती है पेपर में और बोला जाता है कि इसका जो रेट ला है वो बताएं, तो जैसे हम यहाँ पे कोएफिशिएंट देख रहे हैं और रेट ला बता रहे हैं उसका ऑर्डर के थ्रू, तो अगर हमें पेपर में सिंपल इक्वेशन आती है तो हम इस तरह भी रेट ला मतलब हम कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन है, तो हम इसका जो है वो रेट वो फिर ऐसे सिंपल लिख के भी बता सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट दिया है, रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट ऐसे हैं और इनको ऐड करके ये हमारे पास ऑर्डर बन रहा है। नहीं ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कभी। अच्छा मेरी बात सुने, जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो इस तरह आएगा कि एक रिएक्शन जो है ना वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है, तब आप लोग ऑर्डर लिख सकते हैं उसके मुताबिक रेट लॉ बना के। अगर सिंपल इक्वेशन दी गई हो और आपसे कहा जाए कि रेट लॉ, तो फिर उसमें पॉसिबल नहीं है। अब ये देखें आप लोग, एक और एग्जांपल देखें। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन है, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये इन स्टेप्स में होता है। इसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप है, तो बताएं जी स्लो स्टेप है तो इसकी जो हमारे पास रेट लॉ है वो ये बना। रेट लॉ के मुताबिक ऑर्डर क्या है 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। इसका मतलब है जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है जितनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है इतना ही उसका ऑर्डर होता है। मैं कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जो हमने पहली स्लाइड पे देखा है, वहां दोबारा जाकर मैं बताता हूँ। अब ये देखें आप लोग, अब इसकी इसका ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। सेकंड स्टेप इसका ये है, अब इसकी बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा सेकंड स्टेप का। नो, इसका ऑर्डर नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 5 होगी सर, 5। इसका बताएं जी, इसका ऑर्डर क्या होगा कोई ऑर्डर नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। 0 नहीं कह सकते आप, नो सर, नो ऑर्डर। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है 2। इसका स्क्रीनशॉट 5। अच्छा बच्चों बस 5 मिनट, मुझे 5 मिनट और चाहिए बस। ये देखें। अच्छा एक और रिएक्शन इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये बताएं, ये भी एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये स्टेप 1 है। अच्छा ये स्लो स्टेप है, आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा सर सेकंड ऑर्डर होगा और अब बेशक हमारे पास रेट लॉ ना भी हो, रेट लॉ हमारे पास ना भी हो तो भी हम बता सकते हैं कि ऑर्डर 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। इस स्टेप के बारे में बताएं जिसका ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। इसके बारे में बताएं जी
नो ऑर्डर नहीं होगा, molecularity। आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया? सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी? जी 3 होगी। 3 होगी। डिफरेंट स्पीशीज है ना, हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन। सर ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है इसका ऑर्डर इसलिए नो होगा क्योंकि वो स्लो स्टेप जो है ये वो फास्ट है डिटरमिन ना, करता ये है। फास्ट है। ऑर्डर जी, हमेशा जी। स्लो स्टेप के मुताबिक होता है। ठीक है सर। सर थर्ड स्टेप दोबारा बता दें मॉलिक्यूलरिटी। अब गिन लेना ये कितने हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, टोटल 3 हो गया। अच्छा समझ आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मैं अब आपको प्लीज 1 मिनट बस मुझे चाहिए, मैं आपको दोबारा सिंपल रिएक्शन पे लेके जाना चाहता हूँ। सर सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर जैसे फाइंड आउट करना है ना, वो ये एक दफा देखें रिपीट कर दें। ये मैं बता रहा हूँ, सिंपल रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर होता है वो तो एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। यार ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनमें जो स्लो स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं, याद रखें। जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसा कि ये एग्जांपल है, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑर्डर भी, इसका ऑर्डर भी 2 है। यहाँ इस रिएक्शन में देखें मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1.5 है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ये निकला। इसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 है और हमारे पास ऑर्डर जो है वो 1 है। सर जी इधर ये जो चौथा रिएक्शन है इसके अंदर आपने रेट जो लिखा है इसमें ओ एस्टिक एसिड के साथ OH क्यों है? नहीं ये अच्छा यहाँ पे, हाँ ये एस्टिक एसिड नहीं, पहली बात तो ये इथाइल एसीटेट लिखना था। आज मैं करेक्शन कर लेता हूँ। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता ये चला इथाइल एसीटेट को कंसंट्रेशन को डबल करने से भी रिएक्शन की स्पीड डबल होती है, मतलब इसके लिहाज से भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल करने से भी स्पीड डबल होती है, मतलब इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर। दोनों के लिहाज, ये एक्सपेरिमेंट ने बताया, ये एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आया। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन ऊपर वाले में क्या है, इथाइल एसीटेट को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल होती है, यानी इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन वाटर को जितना मर्जी डाल दे उसको उस पे वो स्पीड पे कोई फर्क नहीं डाले। समझ आ गई? इस तरह यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि हम लोग ऑर्डर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई चीज एक्सेस में है या नहीं है। जो चीज एक्सेस में होगी उसको हम कंसीडर नहीं जो करेंगे, एक्सेस तो में हम ये होगी ऑर्डर उसको से कंसीडर चेक नहीं करेंगे। करें, उसको कंसीडर नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से उसको कंसीडर नहीं करें। अच्छा एक और बात, ये जो है ना आप लोग यहाँ पे ये प्लीज इस आखिरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये खुद पढ़ेंगे आप लोग। याद रखें मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती, ऑर्डर 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी 1 2 3। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन के केस में आप लोगों ने देखा। याद रखें मॉलिक्यूलरिटी हमें मैकेनिज्म फाइंड करने में हेल्प नहीं करती, ऑर्डर हमें मैकेनिज्म फाइंड करने में हेल्प करता है। ऑर्डर हमें मैकेनिज्म फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है? अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ है उसमें पावर जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोएफिशिएंट जैसे ना हो, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सिंपल नहीं है, इसकी मैकेनिज्म कुछ और हो। इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके जी, मेरी तरफ से इतना ही था। डॉक्टर इमरान साहब अभी आपसे मुखातिब होंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।